साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है करंट अफेयर्स की टॉप 10 क्लास जो आपको आगामी एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, मेरी माटी मेरा देश अभियान को किसने शुरू किया है? प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने या पर्यावरण मंत्री ने? चार ऑप्शन आपके सामने। मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया है? तो बेटा वो अभियान शुरू किया है प्रधानमंत्री ने। किसने? प्रधानमंत्री ने। अब यहाँ से कुछ सवाल हैं, दो चार, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि ये अभियान जो है वो इसकी घोषणा कब करी थी प्रधानमंत्री ने? तो बताया जाता है कि इस अभियान की घोषणा की गई थी 30 जुलाई 2023 को। 30 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी 30 जुलाई 2023 को। पहला सवाल। दूसरा, ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो इसको शुरू किया गया था, इसको शुरू किया गया था बेटा 9 अगस्त को। 9 अगस्त को ये प्रोग्राम शुरू हुआ था। 9 अगस्त को शुरू हुआ था ये प्रोग्राम। ठीक है। तीसरा सवाल ये है कि इस प्रोग्राम में क्या, इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? तो इसमें ये कहा गया था कि देखिए, जो कलश यात्रा निकाली जाएगी, उस कलश यात्रा में 7500 कलश होंगे जो देश के कोने कोने से, कोने कोने से मिट्टी लेकर आएंगे और उस मिट्टी से जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है उसके पास एक वाटिका बनाई जाएगी जिसका नाम रखा जाएगा अमृत वाटिका। क्या रखा जाएगा? अमृत वाटिका। तो इसमें क्या है, देखिए, इसमें कलश यात्रा के दौरान इसमें कलश यात्रा के दौरान 7500 कलश में 7500 कलश में देश के कोने कोने से मिट्टी लाई जाएगी, जिसके द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। एक्चुअल में क्या है, जो शहीद हुए हैं लोग, वीर हैं, उनको समर्पित है, वीरों के लिए समर्पित है। इसलिए कहा जाता है, इस अभियान में एक नारा है, उस नारे का नाम है शहीदों को, मिट्टी को नमन, शहीदों को बंधन। देश की मिट्टी को नमन, शहीदों को बंधन। ये भी थोड़ा याद रख लें, एक इस प्रकार का एक नारा चला। वसुधा बंधन इस कार्यक्रम का दूसरा नाम है, वसुधा बंधन। वसुधा मतलब पृथ्वी की वंदना करने के लिए, धरती की वंदना करने के लिए इसको वसुधा बंधन भी कहा गया है। ठीक है, तो ये देख लेना, अच्छा सवाल है, पूछ सकते हैं एग्जाम में, आने वाला सवाल है। ठीक है, कितने कलश वगैरह ये पूछे जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को किस वर्ष तक भारत से समाप्त करने का लक्ष्य बनाया है? ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछना लायक है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को समाप्त करने का भारत सरकार का लक्ष्य कब तक का है?
2025, 2027, 2029 या 2031। तो ये लक्ष्य है भारत सरकार का 2027। कितना बेटा? 2027। अब मैं आपको 2-3 बातें इससे संबंधित बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं आपके लिए। देखिए, पहली बात, ये जो लिम्फेटिक है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक बीमारी है, और इस बीमारी का जो अन्य नाम है उसको कहते हैं हाथी पांव। क्या कहते हैं? हाथी पांव बीमारी। बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसमें गुप्तांग, पैर हाथी की तरह सूज जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। बहुत खतरनाक बीमारी है हाथी पांव। ठीक है, इसे हाथी पांव भी कहते हैं। इसको समाप्त करने का लक्ष्य क्या है? तो मैंने अभी बताया है, समाप्त करने का लक्ष्य है। समाप्त करने का जो लक्ष्य है वो है बेटा भारत सरकार का 2027। भारत सरकार और जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हमारा, उसकी घोषणा है कि वो इसको 2027 तक जो है समाप्त कर देंगे। ठीक है, देखिए ये किसकी वजह से होता है? तो यह क्यूलेक्स, एक मच्छर का नाम है क्यूलेक्स। यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। काटने से होता है या होती है। ये बीमारी जो हाथी पांव, ये किसकी वजह से होती है? तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने की वजह से ये बीमारी होती है, जिसका नाम है हाथी पांव बीमारी। अभी इसको समाप्त करने के लिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने एक अभियान चलाया, दूसरा अभियान, जो 10 अगस्त से शुरू हुआ है ना। तो देखो, इसके दूसरे चरण का अभियान, इसके दूसरे चरण का अभियान, दूसरे चरण का जो अभियान है बेटा, वो स्टार्ट हो चुका है। वो स्टार्ट हुआ है 10 अगस्त 2023 को। 10 अगस्त 2023 को इसको समाप्त करने के लिए दूसरे चरण का अभियान शुरू हो चुका है। जो ये अभियान लगभग 81 जिलों में, ये ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, कितने जिलों में? 81 जिलों में शुरू होगा। और 81 जिले कौन कौन से राज्यों के हैं बेटा? असम, बिहार, असम के कुछ जिले, बिहार के कुछ जिले, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ जिले, झारखंड के कुछ जिले, और बेटा कर्नाटक और महाराष्ट्र के, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका मतलब ये भी याद रख लो, 81 जिले, 1 2 3 4 5 6, 6 राज्यों के 81 जिलों में, 6 राज्यों के 81 जिलों में हाथी पांव बीमारी को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा 10 अगस्त 2023 को अभियान चलाया गया, जो कि दूसरे चरण का है। ठीक है, वो शानदार सवाल बनेगा हाथी पांव। मैं लास्ट में वीडियो में बता दूंगा इंटरनेट के माध्यम से कि इस हाथी पांव बीमारी में होता क्या है। ठीक है, उसकी फोटो दिखा दूंगा इमेज में। ये कह रहे हैं कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में किस देश में हुआ? अभी 2023 में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो बेटा चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ बेटा कहाँ? वो हुआ दक्षिणी अफ्रीका में। तो देखो, इससे संबंधित सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। एपीएस के जो बच्चे हैं वो देख लें 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कब का है? 2023 का है। अब पहला सवाल आपके लिए पूछेगा कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हुआ है जोहान्सबर्ग में।
जोहान्सबर्ग। और ये जोहान्सबर्ग कहाँ का बेटा? दक्षिणी अफ्रीका का। तो शहर जरूर याद रखें, एपीएस वालों बच्चों ध्यान से सुन लो और एसएससी वालों ये ध्यान से सुन लो। जोहान्सबर्ग आपको याद रखना, जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग जो है वो दक्षिणी अफ्रीका का एक शहर है। अच्छा, एक सवाल और बहुत शानदार पूछा जाता है कि ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य हैं? तो ब्रिक्स के कुल सदस्य देखो, ब्रिक्स में प्रारंभ में जो मेंबर थे वो थे बेटा 5। कौन कौन से? 5 मेंबर थे। ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में भारत, रूस, चीन और दक्षिणी अफ्रीका, है ना। 2011 में दक्षिणी अफ्रीका को शामिल किया गया था। दक्षिणी अफ्रीका ये तो पहले थे। अभी क्या हुआ है, जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, कौन से नंबर का? 15वां। कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग में। इसमें क्या हुआ है, जो नए सदस्य बनाए गए हैं, नए सदस्य बनाए गए हैं वो 6 हैं। अगर 6 नए सदस्य और 5 पुराने सदस्यों को जोड़ लोगे तो आज ब्रिक्स में मेंबर हो जाएंगे कितने? 11। तो अब सा आंसर लगाना कि ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 से कितने मेंबर हो जाएंगे? 11। अब नए देश कौन कौन से हैं देखो, एक आया है ब्राज़ील का पड़ोसी देश अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, एक अर्जेंटीना को जोड़ा गया है, ठीक है। एक अफ्रीका का एक देश और शामिल हुआ है। अफ्रीका का एक देश ब्रिक्स में शामिल हुआ है, इथोपिया। इथियोपिया, इथियोपिया को शामिल किया गया है। 2 हो गए, ठीक है। और 4 एशिया से आए हैं, जैसे सऊदी अरब। हाँ, एक अफ्रीका से और आया है मिस्र। अफ्रीका से एक देश और शामिल हुआ है बेटा, मिस्र। और एक है सऊदी अरब, सऊदी अरब को शामिल किया गया है ना। एक देश शामिल हुआ है सऊदी अरब के बाद में, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ये भी नाम याद रखें। और एक देश शामिल हुआ है ईरान। इराक नहीं है, ध्यान रखें, ईरान है, ईरान है। तो 6 नए देश ये शामिल हुए हैं, ये 6 नए देश शामिल हुए हैं। इनकी राजधानी भी याद रखना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, इथोपिया की है अदिस अबाबा, मिस्र की है काहिरा, सऊदी अरब की रियाद, यूएई की है संयुक्त अरब अमीरात की आबू धाबी और ईरान की है तेहरान। कहा जाता है कि 40 देश जो हैं वो कतार में हैं, वो चाहते हैं कि वो ब्रिक्स के मेंबर बने, ठीक है। फिलहाल इन देशों को मौका मिलेगा 1 जनवरी 2024 से। 1 जनवरी 2024 से ये ब्रिक्स के मेंबर कंप्लीटली हो जाएंगे, ठीक है। इनको मान्यता मिल चुकी है, ठीक है। एक सवाल और है, 15वां यहाँ हुआ है तो एक क्वेश्चन आपके लिए बनता भी है कि देखो बेटा 16वां ब्रिक्स सम्मेलन, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में होगा। और ये कहाँ होगा इसका आयोजन? तो इसका आयोजन होगा कजाक में। अब कजाक से कजाकिस्तान मत समझ लेना, कजाक जो है वो रूस का एक शहर है। इसका मतलब ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाला है? तो हाँ, वो शुरू होने वाला है कजान में, कजान है ये, कजान में। और कजान कहाँ का एक शहर है? रसिया का। तो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में, और 16वां होगा कजान में। 11 देश हो चुके हैं। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में 6 नए देशों को मान्यता मिली है, जिसमें एक दक्षिणी अफ्रीका का है जिसका नाम है, एक दक्षिण अमेरिका का जिसका नाम अर्जेंटीना, 2 आते हैं अफ्रीका के, एक मिस्र आता है इथोपिया, और 3 आते हैं हाँ एशिया से, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान, ठीक है। भारत पहले से मेंबर है, ठीक है। अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, पेपर के लिए तैयार रखना। जो बच्चे एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से सवाल मिल जाएगा कुछ ना कुछ, है ना, कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। अगला सवाल देखो, कह रहे हैं ट्विटर का नया लोगो क्या है? आपको पता है कि ट्विटर को खरीद लिया गया है एलन मस्क ने, और जब से ट्विटर को एलन मस्क ने खरीदा है उसका लोगो बदल गया है। तो ट्विटर के बारे में 2 बातें मैं आपको बताऊंगा, है ना।
हाँ, ट्विटर। ट्विटर के बारे में मैं दो आपको बात बताऊंगा। ट्विटर के जो नए मालिक हैं, ट्विटर के नए जो मालिक बन गए हैं, आपने चर्चा में सुना भी होगा, वो बने हैं एलन मस्क। कौन बने हैं? एलन मस्क। एलन मस्क जो हैं, जो ट्विटर के नए मालिक बने हैं। और ट्विटर का जो नया लोगो है, ट्विटर का नया लोगो जो बनाया गया है वो है एक्स। पहले तुमने देखा होगा ट्विटर पे एक चिड़िया आती थी, पक्षी। पहले ट्विटर का लोगो एक पक्षी था, अब वो लोगो ख़त्म हो गया है, उसकी जगह ट्विटर का नया लोगो आ गया है और वो क्या है? एक्स। तो ट्विटर का नया लोगो क्या है बेटा? एक्स है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, बेशकीमती बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? भारत के प्रधानमंत्री ने एक घोषणा करी है कि वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे, अगले साल से मनाया जाएगा, इस बार घोषित हो चुका है। तो कौन सा दिवस है, कौन सी डेट है? 31 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त। जब भी कोई दिवस घोषित होता है तो उसकी चर्चा बहुत रहती है एग्जाम में, और वो एग्जाम में पूछा जाता है। एक्चुअल में जब चंद्रयान 3 गया था तो मोदी जी ने 3 घोषणाएं करी थी, इनको याद रखो। देखिए, मोदी जी की घोषणाएं, मोदी जी ने 3 घोषणाएं करी थी जब चंद्रयान 3 गया था। तो पहली घोषणा क्या थी? उन्होंने कहा था कि हम आने वाले समय से 23 अगस्त को हर साल मनाया करेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पहली बार मनाया जाएगा अगले साल से, 2024 से 23 अगस्त को। तो पेपर में पूछा जा सकता है, ये नया दिवस है, इसलिए बिल्कुल तैयार रहें इसके लिए। दूसरा, उन्होंने घोषणा ये करी थी बेटा कि जहां चंद्रयान 3 उतरा है, उसका लैंडर उतरा है, उसको उन्होंने एक नाम दिया है, उसको नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। तो एक शब्द याद रखें, शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट। ये शिव शक्ति पॉइंट क्या है मैं आपको बताऊं। जहां हाँ चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा, जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा, जहां पर चंद्रयान 3 के का लैंडर लैंड हुआ था, उस जगह का नाम, चंद्रमा की उस जगह को अब किस नाम से जाना जाएगा? उसको जाना जाएगा बेटा शिव शक्ति पॉइंट। एक उन्होंने ये कहा था कि जो चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हुआ था, उस जगह का भी उन्होंने नाम रखा है तिरंगा पॉइंट। तो तिरंगा पॉइंट कहाँ है? चंद्रमा पर। तिरंगा पॉइंट कहाँ है? तिरंगा पॉइंट कहाँ है और ये क्या है ना? तो जिस जगह पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, जिस जगह पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, तो उन्होंने ये कहा कि जिस जगह पर चंद्रयान 2 क्रैश हुआ था, अब हम उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जानेंगे। और जहां पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा है, चंद्रमा के जिस सतह पर, जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हम नाम जानेंगे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। और चूंकि भारत ने अंतरिक्ष में एक लंबी छलांग लगाई है, इसलिए हम 23 अगस्त को हर साल मनाया करेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो अगर एसएससी वाले बच्चे हों, एपीएस वाले बच्चे हों, तो इस दिवस को कान खोल कर सुन लीजिए, या आने वाले समय में कहीं ना कहीं सवाल आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बेटा, पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। भारत के प्रधानमंत्री या किसी भी देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से काम करते हैं, डिसाइड करते हैं, उस पर एक लेखक ने किताब लिखी है। ये एपीएस वालों के लिए बहुत अच्छी किताब है। किताब का नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। ये एक पुस्तक है और इसके लेखक का नाम पूछा है। रणधीर नरवाने हैं, अनीस अनवर है, कृष्णकांत रॉय है, नीरजा चौधरी हैं। तो इसको किसने लिखा है? इसके लेखक का नाम है नीरजा चौधरी।
क्या नाम है, नीरजा चौधरी। जरूर याद रखें, किताब एपीएस में जरूर किताब पूछी जाती है, नवीन किताब है, पूछी जा सकती है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, बाकी डिटेल की जानने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बुक का नाम है इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, और इसका मतलब यही है कि जो डिसाइड है, डिसीजन लेते हैं प्रधानमंत्री, वो किस तरीके से लेते हैं, मतलब वो काम कैसे करते हैं। अगला सवाल है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक को कहते थे। राजनाथ सिंह को, नरेंद्र मोदी को, द्रौपदी मुर्मू, या कह रहे हैं निर्मला सीतारमण। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 ये किसको दिया गया है, तो ये मिला है किसे, हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिला है। किसको मिला है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को, और ये 41वां है। ये भी जरूर याद रखें, ऐसे भी मालूम कर लेगा कि 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है। 41वां तो किसे दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया है, ये पुरस्कार किसे मिलता है ना। तो इसके बारे में एक लाइन आप याद रख लें, बहुत अच्छी बात है, कि जो राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने वाले लोग हैं उनको। तो असाधारण नेतृत्व किस लिए मिला है उनको, असाधारण नेतृत्व और असाधारण नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए, नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए, देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए, देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए और उनका असाधारण नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया, जो कि 41वां है, 41वां है। आ जाएगा सवाल। अगला सवाल देखो, ये कह रहे हैं अबुआ आवास योजना किस राज्य ने शुरू की है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। अबुआ आवास योजना जिस राज्य ने शुरू की है बेटा, उस राज्य का नाम है झारखंड। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आपने सुना भी होगा, हेमंत सोरेन। उन्होंने इसको शुरू किया है। अबुआ आवास योजना जिस राज्य ने शुरू करी है, तो राज्य का नाम है बेटा झारखंड। अब इसमें क्या है देखिए, अबुआ आवास योजना में है ना, एक बात याद रखना है, इसमें क्या होगा, जो लोग ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं है उन्हें 3 कमरों का घर दिया जाएगा। कितने कमरों का, 3 कमरों का। एक कमरा माँ बाप के लिए होगा, एक कमरा जो उनके बहू और बेटा होगा उसके लिए होगा, और एक कमरा बच्चों के लिए होगा, छोटे बच्चों के लिए एक कमरा होगा। तो 3 कमरों का घर दिया जाएगा अबुआ आवास योजना में। कहाँ की है वो योजना, कहाँ की है, झारखंड की। अगला सवाल सुन लीजिए, 2021 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड निम्न में से किसे दिया गया है, यह दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, वहीदा रहमान, आशा पारेख, देविका रानी, वीरेंद्र नाथ सरकार। तो देखो, आपने सुना होगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड पहला वाला जो दिया गया था सबसे पहले, वो 1969 में दिया गया था, और 1969 में पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था देविका रानी को। तो ये सवाल याद रखें, देविका रानी। मैं आपको बताता हूँ चीज़ें, देखिए तो इसको कैसे याद रखेंगे कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, देविका रानी को। अच्छा, वो चूंकि महिला थी, अगर ऐसा पूछ ले कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किस पुरुष को मिला, तो उनका नाम है वीरेंद्र नाथ सरकार। पश्चिमी बंगाल के थे ये, वीरेंद्र नाथ सरकार। वीरेंद्र नाथ सरकार पहले व्यक्ति, पहले पुरुष जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे कर दूं बेटा, तो देखिए 52वां
दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 में मिला आशा पारेख को। किसको मिला? आशा पारेख, आशा पारेख को दिया गया। और 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये 2020 का है, सॉरी, 53वां जो है 2021 का है, वो दिया जाएगा वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान। अब ये चूंकि 21 का है, 2023 में दिया गया है, इसका मतलब 22 का और 23 का नहीं दिया गया है। ये जरूर याद रखने वाली बात है। वहीदा रहमान को कौन से वर्ष का दिया गया है? 2021 का। कौन से नंबर का है? 53वां। ठीक है, ये 2023 का किसी को नहीं मिला है अभी। कभी कोई कहने लगा कि 2023 का, हाँ, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे किसे मिला? अभी 2023 का नहीं मिला है, 2021 वाला 23 में दिया गया है। ठीक है, कौन से नंबर का? 53वां, वहीदा रहमान। और 52वां 2020 में आशा पारेख। सबसे पहला देविका रानी, महिला। और दूसरा जो पहले पुरुष थे 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार को मिला। तो याद रखें, वहीदा रहमान को याद रखना आपको। अगला सवाल जो कि आज का आखिरी है, किस राज्य ने शुभ यात्रा योजना शुरू की? शुभ यात्रा योजना शुरू की। तो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, केरल, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। शुभ यात्रा योजना, शुभ यात्रा योजना किस राज्य की एक योजना है? तो बेटा राज्य आता है आपका केरल। अब ये शुभ यात्रा योजना क्या है? क्या तीर्थ यात्रा से संबंधित है? नहीं जी, आपको एक बात याद रखनी है बस। क्या है? ऐसे लोग जो विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं या विदेशों में काम करना चाहते हैं, केरल के ऐसे लोग, तो उन लोगों को वित्तीय सहायता देने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए केरल की सरकार ने जो योजना चलाई है उसका नाम है शुभ यात्रा योजना। जैसे कि मान लो आप कनाडा में जाकर कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कनाडा का वीज़ा लेंगे, उसमें पैसा खर्च होगा, और भी चीज़ें हैं जिसमें आपका पैसा खर्च होगा। तो केरल सरकार जो है आपकी यात्रा को शुभ बनाने के लिए आपको कुछ पैसा उपलब्ध कराएगी, जिससे आप उस पैसे की मदद से विदेश में जाकर कमाई कर सकते हैं और उस पैसे, सरकार के उस पैसे को बाद में चुका सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके सामने 10। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे और चीज़ें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे सवाल है ना। और उम्मीद यही है कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।